मेरी शादी के बाद जब मैं काम पर चला जाता था, तब मेरी पत्नी बहुत सारे लड़कों को अपने घर बुलाती थी और एक एक करके सारे लड़के उसके कमरे में जाते थे और हर लड़के को वो 30 मिनट का टाइम देती थी। जब लड़के उसके कमरे से बाहर निकलते थे तो उनके शर्ट के बटन खुले और वो पसीने से भीगे रहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती थी। एक दिन मैं जल्दी ही काम से आ गया और इसके पीछे का राज जानना चाहा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम विहान है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं बहुत गरीब परिवार से था। आज मेरी शादी है और जिससे मेरी शादी है उसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ कि पहले लड़की दिखाई जाए और फिर पसंद आने पर हमारी शादी उसी से हो जाए। हम तो किस्मत समझकर खुश हो जाते हैं। जिससे मेरी शादी है, पता नहीं वो लड़की कैसी होगी दिखने में। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरे दोस्तों के साथ मैं बाहर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे, भाई तेरी तो लॉटरी लग गई है, तेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। क्या सच में मेरी पत्नी इतनी सुंदर है? क्या वाकई में ये सच है? इतने में माँ ने मुझे आवाज़ देकर घर बुला लिया। मैंने दोस्तों से कहा कि अब तुम लोग अपने घर जाओ और मैं अपने घर के अंदर अपने कमरे में चला गया। वहाँ मेरी पत्नी घूंघट किए मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं एक एक कदम चलता हुआ उसके पास गया और धड़कते दिल के साथ मैंने आराम से उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे किसी चांद से कम नहीं लगी। जैसे कि मेरे दोस्त कह रहे थे, उससे 2 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत भी इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। हमने ढेर सारी बातें की और फिर हम सो गए। सुबह हुई तो मैं हमेशा के जैसे ही काम पर चला गया, क्योंकि गरीब अगर एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही घर वापस आया तो मुझे घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऐसा मुझे लगा जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। पूरा घर गंदा हो रखा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और बात को बदलते हुए कहने लगी, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने घर के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। मुझे मेरे मम्मी पापा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी पत्नी विधि से पूछा, विधि, मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं। तो कहने लगी, आपके जाने की कुछ देर बाद ही भैया का फ़ोन आया था। गांव में कुछ ज़रूरी काम आ गया है, जिसकी वजह से उन्हें आज ही जाना पड़ा। अभी कुछ देर पहले ही वो लोग निकले हैं और मुझे जाते हुए कह कर गए कि आप जब काम से आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि भैया ने बुलाया है, इसीलिए उनको जाना पड़ा। मैंने हाथ मुंह धोए और विधि को खाना लगाने को कहा। खाना खाने के बाद हम सो गए। बिस्तर पर लेटते ही आंख कब लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो पड़ोसन मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मुझे सर से पांव तक निहारने लगी। उनकी आंखें खा जाने वाली थी। मैंने अपना दिमाग हटाया और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं अगली गली में गया, वहाँ भी एक औरत मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। ये सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये सब आखिर ऐसे क्यों देख रही थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं उन लोगों को नज़रअंदाज करते हुए तेजी से काम पर निकल गया, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था। सारा दिन काम से थका हारा मैं शाम को घर आया और बेड पर आकर लेट गया। विधि मेरे पास बैठी थी। उसे ये खबर ही नहीं थी कि मैं घर आ गया हूँ। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसके कंधों को पकड़कर झटका तो एकदम से वो चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, आप कब आए? उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था और वो मुझे देख रही थी जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। दोनों कंधों से पकड़कर मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया और पूछा, विधि, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। पहले तो वो खामोश रही, फिर कहने लगी, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक पड़ोसन हमारे घर में आ गई। वो तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी और जैसे ही वो घर में आई, मेरी पत्नी को बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगी। विधि उसके लिए पानी लेने गई। फिर वो पड़ोसन अचानक मुझसे कहने लगी, बेटा,
जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पर चले जाते हो, जरा ख्याल रखा करो। तुम्हारे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं हैं। पीछे पत्नी क्या कर रही है, तुम्हें इस बात की खबर रखनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वो मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही थी, मेरी पत्नी को गलत कह रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी, और वैसे भी अगर मैं कुछ कहता भी तो बदनामी मेरी पत्नी की ही होनी थी। दो चार बातें करके वो घर से चली गई। उनके जाते ही मेरी पत्नी मेरे कमरे में आकर बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया, मैंने खाना खाया और मैं बिस्तर पर लेट गया। पहले मोहल्ले वाली औरतों का मुझे अजीब नजरों से देखना, फिर उनकी बातें मुझे परेशान कर रही थी। क्या सच में मेरी पत्नी सही लड़की नहीं थी? जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तो क्या होता है? सुबह उठकर मैं बिना खाना खाए काम पर चला गया, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं था। वो कहते हैं ना, जब इंसान के मन में सुकून ना हो तो उसको कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता। आधा दिन मैं काम करता रहा, लेकिन भूख की वजह से मुझे कमजोरी होती जा रही थी कि अचानक मैं बेहोश हो गया। मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर बाहर पहुंचा, बहुत से जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ा, वहीं खड़ा होकर देखने लगा। ये सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? वो बारी बारी से अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता और आधे घंटे के बाद वहां से वापस आता, और जब वो बाहर आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती और वो बहुत खुश होता था। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। मैं लड़कों से पूछने लगा कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है, तो उस लड़के ने कहा, अंदर जो लड़की बैठी है उसमें ऐसी जादू है कि वो हमारी जिंदगी बदल देती है। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था, और उनको पता भी नहीं था कि वो अंदर जिस लड़की के पास जा रहे हैं वो मेरी ही पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब तमाशा देख रहा था, पर तभी दो लड़कों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी और इतना घटिया काम भी करेगी। 3-4 घंटे बाद सब चले गए। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर विधि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरे प्यार में आखिर क्या कमी रह गई थी कि तुमने ऐसा काम किया, और मेरे जाने के बाद तुम ये सब क्यों करती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले क्या सोचते कि मैं अपनी पत्नी को क्यों झगड़ा कर रहा हूँ। मैं चुपचाप घर जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसका जवाब मैं विधि से कैसे पूछ सकता था। अगर अपनी पत्नी से कह दूं कि तुम मेरे घर से जाने के बाद गलत काम करती हो, तो मेरे पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकत करती हो, तो वो घर छोड़कर भी जा सकती थी, और अभी उससे सवाल करना सही नहीं था। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं काफ़ी परेशान हो गया। इसी सोच में बैठा था कि तभी विधि की आवाज़ आई, विहान, पानी तो पी लीजिए, कब से खड़ी हूँ। मैंने पानी का गिलास पकड़ा और पानी पीकर लेट गया। विधि मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगी, कहीं आपको बुखार तो नहीं, आपकी तबीयत खराब तो नहीं। मैं विधि को आंखें फाड़कर देख रहा था, उसकी मासूम सूरत पर यकीन करता, या फिर जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था और जो लड़कों की बातें मैंने सुनी थी उन पर यकीन करता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। विधि मेरे लिए खाना लेकर आई और मुझे प्यार से कहने लगी, देखिए, आज मैंने आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, मैं बाद में खा लूँगा। मैंने इतना ही कहा था कि विधि ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और कहने लगी, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, सारा दिन आप काम करते हैं और फिर खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी और मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि वो इतनी बदकिरदार औरत भी हो सकती है। मेरे सामने कुछ और ही होती है और मेरे पीठ पीछे कुछ और, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेरा मन नहीं मान रहा था कि मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है। मैंने विधि के हाथों से खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने मन ही मन सोच लिया कि इसे एक दिन
रंगों हाथ पकड़ लूंगा। मैंने प्लान बना लिया कि मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा, सारा दिन घर पर ही रहूंगा और देखूंगा कि वो लड़के मेरे घर पर आते हैं या नहीं। सुबह हुई तो मैं जानबूझकर लेटा रहा। विधि नहाकर पूजा करने लगी। उसको पूजा करते देख मेरे दिमाग में सोच का तूफान चल रहा था और मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। जैसे ही सुबह हुई, विधि मेरे पास आकर मुझे जगाने लगी। नींद पूरी हो गई हो? मेरे पास आकर उसने कहा कि चाय पी लो, आपको काम पर नहीं जाना? क्या आपको देर नहीं हो रही? मैं उसकी बातें सुनने के बाद भी आंख बंद करके ही रखा। उसके 2 से 3 बार आवाज़ देने पर भी मैं नहीं उठा तो उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया और उठाने लगी और मैं भी उठकर बैठ गया। विधि ने चाय मेरे सामने लाकर रख दी और कहने लगी, जल्दी से चाय पी लो। मैंने उसे कहा कि आज काम पर नहीं जाऊंगा, आज मैंने छुट्टी ली है। बस इतना कहना था कि विधि के चेहरे का रंग उड़ने लगा और मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई। कहने लगी, आपको काम पर क्यों नहीं जाना? तो मैंने कहा, आज हम एक साथ समय बिताएंगे। हमारी जब से शादी हुई है तब से हमने अकेले ही समय बिताया है। मैं तो बहाने बना रहा था कि किसी भी तरह मैं घर में ही रहूं और घर में रहकर विधि पर नज़र रख सकूं। तभी विधि ने कहा, आप काम पर जाइए, हम गरीब लोग हैं, एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? जैसे तैसे करके उसने मुझे काम पर जाने को मजबूर कर दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था और मैं काम पर जाने को तैयार हो गया तो मैंने देखा विधि के चेहरे की परेशानी भी अब कम हो चुकी थी। आज मैंने तय कर लिया था कि काम से वापस आकर विधि से हर सवाल का जवाब पूछ लूंगा जो पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। अभी मैं घर से निकला ही था कि एक जवान लड़का ऊंची ऊंची आवाज में बोलता हुआ आ रहा था, यार कल भी मैं लेट आया था और लाइन में सबसे पीछे था, इसीलिए मेरा नंबर नहीं लगा। आज मैं सबसे जल्दी पहुंच जाता हूं ताकि सबसे पहले मेरा नंबर लगे। वैसे भी तो अंदर 30 मिनट ही मिलते हैं, सबसे पहले मैं करूंगा। वो लड़का फोन पर बातें करते हुए मेरे पास से गुजर गया और मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरी दिल की धड़कन रुक गई थी। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि विधि कभी ऐसे मुझे काम पर भेजकर गैर मर्दों के साथ ऐसा घटिया काम करती है। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मन तो कर रहा था कि अभी उसे धक्के मारकर मैं घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं वापस मुड़कर घर के सामने वाली दुकान पर जाकर बैठ गया। वो दुकान मेरे बचपन के दोस्त की थी, इसीलिए मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सभी एक एक करके घर के अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो 30 मिनट के बाद बाहर आता और उसकी शर्ट के बटन खुले होते और वो पसीने से भीगा हुआ रहता, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती थी। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझसे यही कहा कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, ऐसी पत्नी से तो बेहतर है कि शादी ही नहीं की जाए। अपने पति के पीछे जो ऐसा काम करे। मैं पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था, ऊपर से उस दोस्त की बातों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। शाम को घर गया, मैं बिना खाए पिए ही सो गया और मैंने विधि को पता नहीं लगने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैंने विधि से कहा कि आज मैं खाना बाहर खाकर आया हूँ, तुम खा लो, और मैं बहुत थका हूँ, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं घर से काम के लिए निकल आया, लेकिन मैं काम पर नहीं गया था और वकील के पास तलाक के पेपर बनवा कर लाया। रात को जब घर आया तब विधि ने मुझे खाना लाकर दिया और बैठे बैठे पूछने लगी कि आजकल आप बहुत खोए हुए रहते हैं, सब ठीक तो है ना? आते ही जल्दी सो जाते हैं। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है, मेरे सामने खुद को कितनी मासूम दिखाती है। विधि को जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है और मैं थक जाता हूँ और लेटते ही मुझे नींद भी आ जाती है। कुछ देर बाद विधि किचन में काम करने लगी और मैं सोचने लगा मैंने कितने सपने सजाए थे कि विधि के साथ उम्र
सुकून से गुजरेगी। लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मैं जेब से तलाक के पेपर निकालकर देखने लगा। एक पल तो मन कर रहा था कि पेपर को फाड़कर फेंक दूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन एक इज्जतदार आदमी ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और लड़के के साथ संबंध रखे। मैं उठकर अंदर कमरे में चला गया और मैंने अलमीरा में पेपर्स रख दिए। तभी मुझे वहाँ एक फाइल मिली। उस फाइल को देखकर मैं सोच में पड़ गया। फाइल के अंदर आखिर ऐसा क्या है? फाइल खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था जो मैं देख रहा हूँ। क्या वो सच है या फिर वो झूठ? विधि मेरे साथ ऐसा काम नहीं कर सकती, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। जैसे जैसे मैं उस फाइल को पढ़ रहा था, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि विधि की सच्चाई ये होगी। मैंने विधि को इसके बारे में पूछा तो वो मेरी तरफ मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा की सारी दौलत मेरे नाम की हुई। हमारे पास एक बहुत कंपनी है। अमीरी की जिंदगी से मैं तंग आ चुकी थी क्योंकि सब मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे दोस्त मेरे पैसे का फायदा उठाते थे। काफी लड़के बस मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे। मैं झूठी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि मेरी शादी एक गरीब लड़के से हो जो मेरी कद्र करे और मुझे इज्जत देना जानता हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे शादी की और ये राज आपको नहीं बताया। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ के लोगों के हालात देखे। इनके पास डिग्री तो है, पर पहचान न होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। इसीलिए हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी। वहाँ नौकरी के लिए आते थे। मैं एक एक बंदे से इंटरव्यू लेती थी और उनके पेपर पर साइन करती थी। वो सभी लड़के मेरी कंपनी में जाकर पेपर दिखा देते थे और उनको नौकरी मिल जाती थी। और जो मुझे कम समझदार लगते थे, मैं उन्हें दोबारा तैयारी करके आने को कहती थी। अगर आपके सामने मैं ये सब कुछ करती तो आप मुझसे इसकी वजह पूछते। इसीलिए मैंने ये सब आपसे छुपकर किया। विधि की बातें सुनकर मुझे सुकून मिला था कि मेरी बीवी इतनी मासूम, इतनी दयालु थी और मैं उस पर बेवजह शक करता रहा। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि अच्छा हुआ मैंने उस रात जल्दबाजी में तलाक के पेपर पर साइन नहीं किए थे, वरना इतनी अच्छी बीवी को मैं हमेशा के लिए ही खो देता। मैंने तुरंत पेपर फाड़ दिए और विधि से माफ़ी मांग ली। विधि ने कहा, गलती मेरी ही है, मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उस सब ने मुझे सबक मिला था। आधा सच बहुत खतरनाक होता है। हमेशा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज मैं विधि के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहा हूँ। विधि की कंपनी में मैं अब मालिक हूँ, लेकिन मैं फिर भी मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत करता हूँ। अगर विधि को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी ही थी तो अपनी मासूम दिल पत्नी के लिए मैं सब कुछ करने को भी तैयार हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।